पानी कितना भी गहरा हो तू दरिया पर नजर रख, किनारा मिले या ना मिले तैरने का हुनर रख। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जीके बाय आकाश शर्मा पर। दोस्तों, पिछले कई वीडियोज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं भारतीय संविधान के बारे में, जिसमें हम लोगों ने भारतीय संविधान के लगभग 4 भाग के बारे में डिस्कस कर लिया है। आज का हमारा 5वां भाग है संघ सरकार। संघ सरकार में जो पहला टॉपिक है वह है राष्ट्रपति, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। तो ये शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के बारे में जानने से पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि भारत में शासन व्यवस्था कैसी है। दोस्तों, भारत में शासन व्यवस्था संसदीय शासन व्यवस्था है, लेकिन इस प्रकार इस शब्दावली का उल्लेख संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में यह निर्णय दिया गया कि संसदीय शासन व्यवस्था संविधान का आधारभूत संरचना यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था होने के नाते भारत में 2 प्रकार की कार्यपालिका है। पहला है राष्ट्रपति, जो नाम मात्र का कार्यपालिका है, और दूसरा है मंत्रिपरिषद, जो कि वास्तविक कार्यपालिका है। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, लेकिन भारत का कौन राष्ट्रपति बनेगा, उसकी क्या योग्यताएं होंगी, आइए हम इसके बारे में जानते हैं। भारत के राष्ट्रपति के योग्यताएं यानी कि क्वालिफिकेशन का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 में किया गया है। पहली योग्यता है वह भारत का नागरिक होना चाहिए। इससे मन में यह सवाल आता है कि क्या वह व्यक्ति भी भारत का राष्ट्रपति बन सकता है जो विदेशी है और भारत का नागरिकता ग्रहण कर लिया है। जी हाँ, बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि इसमें मूल रूप से भारत का नागरिक हो ये ऐसी शब्दावली का उल्लेख नहीं है। दूसरी योग्यता है न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि वह व्यक्ति कम से कम 35 वर्ष का होना चाहिए जो भारत का राष्ट्रपति बनना चाहता है। इसमें अधिकतम आयु की कोई उल्लेख नहीं है। तीसरा है लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो, यानी कि वह व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है जिसके अंदर लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो। चौथा है लाभ के पद पर ना हो। अनुच्छेद 58 में यह स्पष्ट उल्लेखित है कि भारत सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार या किसी प्राधिकारी के अंतर्गत किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 58 में यह भी स्पष्ट उल्लेखित है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, संघ सरकार अथवा राज्य सरकार में मंत्री का पद लाभ का पद नहीं होता है। इसमें एक केस आता है जया बच्चन बनाम भारत संघ 2002 का मामला किससे संबंधित है? यह लाभ के पद से संबंधित है। संविधान सभा में प्रोफेसर केटी शाह ने यह प्रस्ताव रखा था कि मंत्री को इस्तीफा देकर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहिए। ये था भारत के राष्ट्रपति बनने की योग्यताएं। अब हम लोग समझते हैं निर्वाचन मंडल के बारे में, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेगा। निर्वाचन मंडल का उल्लेख अनुच्छेद 54 में किया गया है। राष्ट्रपति का चुनाव जनता नहीं करती है, बल्कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि यानी कि सांसद और विधायक करते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इस चुनाव के मतदाता यानी कि जो वोट देते हैं उन्हें निर्वाचक कहा जाता है। संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य इस चुनाव में भाग लेते हैं, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए गए सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में 28 राज्यों के विधानसभाओं के सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन विधान परिषदों के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि प्रत्येक राज्य में विधान परिषद नहीं। 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। 17वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया। इन्होंने पहली बार 1997 के राष्ट्रपति चुनाव में भाग लिया था। डेरेक ओ ब्रायन पहले आंग्ल भारतीय हैं जिन्होंने 2012 में राष्ट्रपति चुनाव में भाग लिया था। ये था राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग शामिल होंगे। अब हम लोग समझते हैं राष्ट्रपति की निर्वाचन विधि, यानी कि राष्ट्रपति का कैसे चुनाव होगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन विधि का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 55 में किया गया है। अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व गुप्त मतदान प्रणाली से होता है। अनुच्छेद 324 के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव कराने का दायित्व चुनाव आयोग का है। इस संदर्भ में चुनाव आयोग अधिसूचना जारी करता है। इस चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के महासचिव बारी बारी से
पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव राजनीतिक आधार पर नहीं होता है, इसलिए इस चुनाव में व्हिप जारी नहीं किया जाता है। व्हिप एक ऐसा चीज है जो राजनीतिक पार्टियां अपने सदस्यों में अनुशासन बनाए रखने के लिए जारी करती हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। प्रस्तावक तथा अनुमोदक राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के ही सदस्य होने चाहिए। जब 1952 में पहली बार राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था तो उस समय एक प्रस्तावक और एक अनुमोदक थे। 1974 में 10 प्रस्तावक और 10 अनुमोदक का प्रावधान किया गया था। फिर 1997 में 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक का प्रावधान किया गया। राष्ट्रपति चुनाव में 15,000 रुपये जमानत राशि होती है। जब 1952 में पहली बार राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था तो उस समय कोई जमानत राशि का प्रावधान नहीं था, लेकिन 1974 में पहली बार जमानत राशि का प्रावधान किया गया जो 2500 रुपये था। फिर 1997 में यह बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया गया। एक व्यक्ति थे चौधरी हरिराम, ये सर्वाधिक बार यानी कि 5 बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़े थे। अब तक राष्ट्रपति का चुनाव 7 महिलाएं लड़ चुकी हैं। के सुब्बा राव उच्चतम न्यायालय के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश हैं जो 1967 में राष्ट्रपति का चुनाव लड़े थे। HR खन्ना 1982, BR कृष्णन अय्यर 1987 दो ऐसे न्यायाधीश हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव लड़ चुके हैं। इस चुनाव में प्रत्येक निर्वाचक वरीयता क्रम में मत देता है। जैसे कि मान लो अगर 2 उम्मीदवार लड़े हैं तो क्या करेगा कि उसको पहला उम्मीदवार कौन पसंद है, मान लो उसको पहला उम्मीदवार ए पसंद है तो वो क्या करेगा, पहले ए को प्रेफर करेगा और दूसरे नंबर पर बी को प्रेफर। राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के लिए एक निश्चित अनुपात में मत प्राप्त करना होता है, इसलिए इसे आनुपातिक प्रतिनिधित्व कहा जाता है। इस चुनाव में नोटा का विकल्प नहीं होता है। इस चुनाव में मतदान वरीयता क्रम में किया जाता है। यदि किसी उम्मीदवार को निश्चित कोटा प्राप्त नहीं होने पर सबसे कम वोट पाने वाले उम्मीदवार का वोट अन्य उम्मीदवारों में बांट दिया जाता है। इस कारण से इसे एकल संक्रमणीय कहा जाता है। इस चुनाव में प्रत्येक निर्वाचक यानी कि जो वोट देते हैं उनके वोट का एक मूल्य यानी कि वैल्यू निकाला जाता है कि इनके वोट का कितना वैल्यू है। इसके निकालने का एक फार्मूला होता है। अगर एक विधायक का मत मूल्य निकालना हो तो उस राज्य की जनसंख्या में उस राज्य के विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या से डिवाइड कर देंगे और 1/1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस सूत्र में जो जनसंख्या का आधार है वह है 1971। यानी कि अगर हमें उत्तर प्रदेश के विधायकों का मत मूल्य निकालना हो तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 1971 में कितनी थी, उससे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या से डिवाइड कर देंगे और 1/1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 84वें संविधान संशोधन 2000 द्वारा यह प्रावधान किया गया कि वर्ष 2026 तक जनसंख्या का आधार वर्ष 1971 ही रहेगा। सभी राज्यों की जनसंख्या अलग अलग होती है, इससे यह पता चलता है कि सभी राज्यों के जो विधायक हैं उनका मत मूल्य भी अलग अलग होता है। सर्वाधिक मत मूल्य उत्तर प्रदेश के विधायकों का है जो कि 208 है और सबसे कम मत मूल्य सिक्किम के विधायकों का है जो कि केवल 7 है। अगर एक सांसद का मत मूल्य निकालना हो तो 28 राज्यों के विधानसभाओं के विधायकों का मत मूल्य और दिल्ली और पुडुचेरी के विधायकों के मत मूल्य का योग बटा संसद के सभी निर्वाचित सदस्य जिसमें लोकसभा और राज्यसभा शामिल हैं उनसे डिवाइड कर दिया जाता है। इस सूत्र के आधार पर एक सांसद का मत मूल्य 708 है। सांसद चाहे लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो, सभी का मत मूल्य 708 ही है। अनुच्छेद 71 यह स्पष्ट कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में अगर कोई रिक्ति है तो उसके कारण राष्ट्रपति का चुनाव नहीं रोका जाएगा। अनुच्छेद 71 में यह भी स्पष्ट उल्लेखित है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में कोई भी विवाद होता है तो उसका फैसला उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट करेगा और उसका फैसला अंतिम होगा। इन विवादों की सुनवाई हेतु उच्चतम न्यायालय एक संविधान पीठ का गठन करता है। संविधान पीठ का मतलब होता है कि उसमें कम से कम 5 जज होने चाहिए। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता है तो इसका शिकायत कौन करता है? इसका शिकायत या तो उम्मीदवार करेगा या तो कम से कम 20 निर्वाचक होने चाहिए शिकायत करने के लिए। लेकिन शिकायत चुनाव परिणाम घोषित होने के 30 दिन के अंदर करना होता है।
अगर शिकायत करने के बाद अगर राष्ट्रपति का चुनाव रद्द कर दिया जाए तो इस दौरान राष्ट्रपति द्वारा किए गए सभी कार्य वैध माने जाते हैं, यानी कि वैलिड होते हैं। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी शिकायत उच्चतम न्यायालय में किए जाते हैं तो इसमें 3 चीजें हो सकती हैं। पहला है, उच्चतम न्यायालय इन शिकायतों को खारिज कर सकता है, और दूसरा है चुनाव को रद्द कर सकता है, तीसरा है किसी अन्य उम्मीदवार को भी विजयी घोषित किया जा सकता है। आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ऐसे ही और अधिक वीडियो के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।